नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने हैं। आज का विषय हम लोगों का होगा प्रस्ताव, प्रपोजल। अभी तक जो चर्चा की है हम लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के प्रोसीजर्स को स्टडी किया है, जिसमें एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मूल 3 तत्व आए। आज मैं प्रस्ताव को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं आप सबों के साथ, जो कि मुझे बहुत ही पहले क्लास में ही रखना चाहिए था, कि ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिग्री 2 के अंतर्गत जो सिलेबस आता है उसके सिलेबस से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर लेक्चर मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन यह सिर्फ डिग्री 2 के लिए ही उपयोगी नहीं है। अभी 12वीं के छात्र जो एग्जाम देकर रिजल्ट प्राप्त किए हैं और अब बीकॉम या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार हैं, उन बच्चों के लिए भी ये काफी उपयोगी है। कारण कि ये मैच करता है सीए, सीएमएस, सीएमए या आईसीडब्ल्यूए, आईसीएमए के प्रोफेशनल कोर्सेज के फाउंडेशन कोर्स से भी इसका सिलेबस मैच करता है। इसका कुछ भाग आईपीसी में भी है, आईपीसी के अंतर्गत लॉ में भी इसके कुछ भाग पढ़ेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर ये कई दृष्टिकोणों से उपयोगी है और इन सब बातों से इतर ये जनसाधारण के लिए उपयोगी है। मैं शुरू से इसको फोकस कर रहा हूं कि ये ऐसा एक्ट है जिसका ज्ञान हम सबों को होना चाहिए। ये हमारे सामाजिक जीवन में, दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के पारस्परिक संबंधों में उपयोगी होने वाला अधिनियम है, अतः इसका ज्ञान सबों को होना चाहिए। खैर, अब विषय पर आता हूं। अभी तक के चर्चा के क्रम में हम लोगों ने कई आयामों को टच किया है। वह एक फ्रेम तैयार करना था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन अब इन सभी बातों का बारीकी से अध्ययन करना होगा, क्योंकि कानून के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं कि यह बाल की खाल निकालना है। इसमें शब्दों की व्याख्या कई रूपों में की जा सकती है, वाक्यों का अर्थ कई दृष्टिकोणों से निकाला जा सकता है। तो हम उन सभी तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और सभी संभाव्य अर्थों और विश्लेषणों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। अब इसकी शुरुआत सबसे पहले चरण से करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर्मेशन के लिए भी आप बेहतर जानते हैं कि सबसे प्राथमिक कार्य है प्रस्ताव। तो प्रस्ताव कैसे किया जाए, प्रस्ताव के संबंध में क्या क्या बातें हैं, या एक समेकित इंटीग्रेटेड कंटेंट के रूप में हम लोग स्टडी करेंगे। ये समेकित रूप से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल। एक निवेदन मेरा और कि मैं लेक्चर करता हूं, उसे देखने से पहले एक बार जरूर आप बुक्स को पढ़ लीजिए, इस कंटेंट को पढ़ लीजिए, तब मेरे साथ बैठेंगे। यदि मेरे लेक्चर के साथ बैठेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम होगा, बहुत ही बेहतर परिणाम होगा। और लेक्चर के बाद ही आपका काम समाप्त नहीं होता है, एक छोटा सा काम और करना है आपको कि सबसे पहले बुक पढ़ा, लेक्चर सुना और उसके बाद खुद ही कॉपी पेन लेकर बैठिए और उस कंटेंट को अपने मुताबिक, अपने शब्द में, बहुत छोटे में, बहुत कम में, जिसको आप ही समझ रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को लिखिए उस टॉपिक पर। तो मुझे लगता है उसके बाद ये सदा के लिए आपका हो जाएगा। मेरा दृष्टिकोण यही है अध्ययन अध्यापन का। वैसे आप सभी अपने अपने तरीके से इसको करते हैं। और आज हम लोग चलेंगे सबसे पहले प्रस्ताव पर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रस्ताव में कई सारी बातों का अध्ययन करना है। हम लोग सबसे पहले खुद से प्रश्न करेंगे कि हमें क्या सीखना है। प्रपोजल को स्टडी करते वक्त कौन कौन से क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे, उन सभी बातों का समेकित जवाब हम लोग कैसे ढूंढेंगे, इस पर सबसे पहले फोकस कीजिए। तो प्रपोजल में हम लोग कुल मिलाकर 7 तत्वों पर चर्चा करेंगे। प्रस्ताव से जुड़े हुए 7 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मीनिंग ऑफ प्रपोजल, दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोजल, तीसरा डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू प्रपोजल एंड प्रपोजल, जिसकी चर्चा थोड़ी मैंने पहले लेक्चर में की भी है। चौथी बात रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल। उसके बाद पांचवा टर्म है टाइप्स ऑफ प्रपोजल। छठे टर्म में हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और 7वां होगा रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इतनी बातों पर हम लोगों को चर्चा करेंगे।
सबसे पहली बात कि मीनिंग ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव का अर्थ क्या है, प्रस्ताव किसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A के मुताबिक जब एक पक्षकार दूसरे के सम्मुख कुछ करने या करने से विरत रहने संबंधी अपनी इच्छा इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है कि अगला उसे स्वीकार कर लेगा, तो यह प्रस्ताव कहलाता है। हमने उस समय कहा था कि प्रस्ताव से जुड़े हुए और कई आयामों पर हम लोगों को चर्चा करनी है, कई तथ्यों को सामने लाना है। आज हम लोग उन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मौलिक रूप से ये हुआ कि किसी के सम्मुख अपनी इच्छा इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना, और वो भी किस लिए कि किसी कार्य में वह आपके साथ शामिल हो, सहयोग करे या सहयोग करने से विरत रहे, या किसी कार्य को न करने से संबंधित अपना वचन आपको स्वीकृति के रूप में प्रदान करे, तो ये प्रस्ताव कहलाएगा। आइए फिर से इसको देखें, इसके संदर्भ में अन्य तथ्यों को देखें कि एक पक्षकार, एक पार्टी दूसरे के सम्मुख जब किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने संबंधी प्रस्ताव करे और दूसरा उसे स्वीकार कर ले, तो यह वचन बन जाता है। खैर, हम लौट कर फोकस करें प्रस्ताव पर। प्रस्ताव का तात्पर्य यही है। अब इसमें कई सारी बातों पर चर्चा करनी है। दूसरा तत्व करेंगे हम लोग चर्चा, जो प्रस्ताव के लक्षण क्या है, प्रस्ताव किस प्रकार हम लोग पहचानेंगे कि ये प्रस्ताव है। तो पहली बात कि इसमें दो पार्टी का होना आवश्यक है। ये तो शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के मूल पक्षकार दो ही हैं, तो दो पार्टी का होना अनिवार्य है। दूसरी बात कि दे हैव विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, उसमें किसी कार्य को करने या न करने संबंधी तथ्य हो। तो ये दोनों तथ्यों से समेकित प्रस्ताव होना चाहिए। प्रस्ताव में ये दोनों ही बातें होनी चाहिए। तो दो टर्म का चर्चा किया हम लोगों ने, मीनिंग और प्रस्ताव के लक्षण, इन दो विषयों पर बहस किया। तीसरे टॉपिक पर आते हैं प्रस्ताव के संबंध में जो खास है कि डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर, अर्थात प्रस्ताव के लिए आमंत्रण और प्रस्ताव में क्या अंतर है। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, जैसा कि हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि इस पर पहले भी चर्चा हुई है कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण वैधानिक रूप नहीं ले सकता, क्योंकि वो प्रस्ताव है ही नहीं। प्रस्ताव के आमंत्रण को यदि स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह स्वीकृति नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह प्रस्ताव करना कहा जाएगा। यह स्वीकृति नहीं माना जाएगा, यह प्रस्ताव करना माना जाएगा। तो फिर प्रस्ताव का आमंत्रण क्या है, सबसे पहले ये समझ लें हम लोग। तो ये वर्णित है अपने अधिनियम के अंतर्गत कि किन दशाओं को प्रस्ताव के लिए आमंत्रण माने, जिसमें पक्षकार दूसरे की सहमति प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा न रखता हो, वो सिर्फ अपनी इच्छा प्रस्तुत करता हो और वो अधिनियमों में वर्णित स्वरूप में हो, तब उसे हम लोग प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहते हैं। जैसे टेंडर इन्वाइट करना, जैसे चीप प्राइस के पर गुड्स बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना, या फिर आप बेहतर जानते हैं कि एक कंपनी के द्वारा जब शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना, ये सारे के सारे इन्विटेशन टू ऑफर हैं, ये प्रस्ताव नहीं है। तो अब लौट जाए प्रस्ताव पर। ये प्रस्ताव कई रूपों में भिन्न है प्रस्ताव के आमंत्रण से, और प्रस्ताव का आमंत्रण वर्णित स्वरूप में होना चाहिए, जबकि प्रस्ताव मुख्य रूप से सामने वाले की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग चौथा जो खास टर्म है, इस टर्म पर बेहतर ढंग से ध्यान देना चाहिए कि रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल, प्रस्ताव के लिए क्या क्या नियम हैं, प्रस्ताव के नियम क्या सब है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट क्रिएटिंग भेग। प्रस्ताव के जो की शर्तें हो वो स्पष्ट हो, वह भेग क्रिएट करने वाला नहीं हो, वह किसी तरह से शंका उत्पन्न न करता हो, वो कंफ्यूजिंग नहीं हो, वो पूरी तरह से स्पष्ट अर्थों वाला शर्त हो।
प्रस्ताव के अंतर्गत कई तरह के शर्त शामिल हो सकते हैं, विभिन्न शर्तों को समाविष्ट किया जा सकता है। प्रस्ताव शर्त युक्त हो सकता है, ये सामान्य बातें हैं, ये सभी बेहतर जानते हैं हम लोग। और कई दशाओं में यह कहें यदि हम लोग तो यह संयुक्ति नहीं होगी कि प्रस्ताव में शर्त शामिल होना ही, शर्तों को शामिल करना ही पड़ेगा तभी प्रस्ताव पूर्ण हो पाएगा, वैसे ये अनिवार्य नहीं है। अब वह स्पष्ट हो, उसकी जो शर्तें हो वो किसी प्रकार से भ्रम उत्पन्न करने वाला ना हो, नॉट क्रिएटिंग वेग हो। प्रस्ताव का दूसरा रूल, दूसरा टर्म कि ऑफर शुड बी इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट या निवेदनात्मक सेंस में हो। ऑफर, क्योंकि एक पक्षकार दूसरे के सम्मुख अपनी इच्छा इस दृष्टिकोण से रख रहा है कि वो उसे स्वीकार करे, तो स्वाभाविक रूप से ये निवेदनात्मक स्वरूप में ही होना चाहिए। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं स्वीकृति के लिए, स्वीकृति तो स्वतंत्र सहमति पर निर्भर करती है, इसलिए ये निवेदनात्मक स्वरूप में हो। हम प्रस्ताव के शर्तों की व्याख्या, नियमों की व्याख्या करेंगे तो उसमें तीसरा महत्वपूर्ण नियम है कि ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। थोड़ा सा इसको समझना होगा कि प्रस्ताव का स्वरूप ऐसा हो जो वैधानिक दायित्व सृजित करने में सक्षम हो। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वैधानिक दायित्व का क्या आशय है, जिसमें एक लीगल लिएबिलिटी क्रिएट होती है, कोई किसी के प्रति किसी मूल्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है, एक पक्षकार दूसरे के प्रति मूल्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है। वह मूल्य कई रूपों में हो सकता है, लेकिन और वो पर्याप्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ सोशल बॉन्डिंग नहीं है। जैसे मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि कल 4 बजे हम लोग डिनर करने चलेंगे या 6 बजे डिनर करने चलेंगे, और फिर किसी कारण से हम उस डिनर में शामिल नहीं हो पाते हैं। अब वो वहां आता है और लौट कर चला जाता है, फिर वो हम पर पेनल्टी चार्ज करे, हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की बात सोचे, ये मान्य नहीं होगा। क्योंकि डिनर का ऑफर करना, उसके बाद एक्सेप्ट करना, ये एक सोशल बॉन्डिंग थी, ये एक सामाजिक दायित्व उत्पन्न, मोरल रिलेशन था हम लोगों का, सोशल रिलेशन था हम लोगों का, लेकिन ये लीगल लिएबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, ये वैधानिक दायित्व सृजित नहीं करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के स्वरूप, प्रपोजल के कंडीशंस इस प्रकार होने चाहिए कि वो वैधानिक दायित्वों के सृजन करने में सक्षम हो, उससे लीगल लिएबिलिटी क्रिएट करे। यदि एक पक्षकार उससे मुकर जाए तो दूसरा पक्षकार कानूनी रूप से दूसरे के प्रति, पहले के प्रति उत्तरदायी हो जाए, यह आवश्यक है। तो ये हम लोगों का हमारे रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल का चौथा नियम था। अब तीसरा नियम था। अब चौथे तथ्य में हम लोग बात करेंगे कि अ प्रपोजल में भी स्पेसिफिक और जनरल। वैसे तो स्पेसिफिक प्रपोजल और जनरल प्रपोजल को हम लोग आगे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल के अंतर्गत, लेकिन मोटे तौर पर यहाँ समझना होगा हम लोगों को कि प्रपोजल जब किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष को किया जाए तो स्पेसिफिक प्रपोजल है, लेकिन वह किसी खास समूह या खास व्यक्ति को न करके सामान्य व्यक्ति या समूह के लिए हो प्रस्ताव, जब किसी सामान्य व्यक्ति, किसी के कोई भी उसे स्वीकार कर सके, जब उसमें स्वीकृति के लिए व्यक्ति या संस्था की सीमा निर्धारित न की गई हो, व्यक्ति या संस्था को चिन्हित न किया गया हो, तो ये जनरल ऑफर है। तो स्पेशल या जनरल दोनों प्रकार से प्रस्ताव हो सकता है। पांचवी बात करेंगे हम लोग कि ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रस्ताव शाब्दिक रूप में लिखित या मौखिक हो, यही आवश्यक नहीं है। ये तो प्रस्ताव का उत्कृष्ट स्वरूप होगा कि जब कोई बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रस्ताव रखे, वह एक उत्कृष्ट स्वरूप है, कम्युनिकेशन और प्रपोजल का एक बेहतर स्वरूप है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रस्ताव इंप्लॉयड सेंस में भी हो सकता है, गर्भित स्वरूप में भी हो सकता है। अब बस स्टैंड आप जाते हैं, बसें खड़ी है, ये इंप्लॉयड ऑफर है, उस पर बोर्ड लगी हुई है डेस्टिनेशन का कि वो कहां से कहां तक जाएगी, तो आप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टिकट लेते हैं। इसका मतलब इस प्रपोजल को, इंप्लॉयड प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट कर लिया, टिकट लेकर
आपने एम्प्लॉयड प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और ये एग्रीमेंटल रिलेशन हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन हुआ। ट्रेन में टिकट कटाते, इसी तरह बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत जो आपके दैनिक जीवन में घटती है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अर्थात जब शब्दों में लिखकर या बोलकर प्रस्ताव को दूसरे के सम्मुख रखा जाए तो ये एक्सप्रेस्ड प्रपोजल हो गया, एक्सप्रेस हुआ। और इम्प्लाइड जब आप अपने एक्टिविटीज के द्वारा, अपने बिहेवियर से, बिना कुछ बोले बिना कुछ लिखे किसी दूसरे को ऑफर करते हैं और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये फिर इम्प्लॉयड ऑफर है, इम्प्लॉयड प्रपोजल है। तो ये प्रस्ताव इस रूप में भी हो सकता है। अब हम लोग छठी बात करेंगे इसमें कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये भी बहुत पुरानी कहानी है, कई सारे केसेस का जजमेंट आया है इसके आधार पर कि प्रपोजल कम्युनिकेट न होने के चाल। छठा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये रूल्स ऑफ प्रपोजल में काफी महत्वपूर्ण रूल है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रस्ताव जब तक कम्युनिकेट नहीं हुआ, संवहनित नहीं हुआ, जिस पक्षकार को आप प्रस्ताव के लिए उत्तरदायी बनाएंगे उसे पता ही नहीं चला प्रस्ताव का, तो फिर यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ प्रस्ताव का, तो फिर आप किस आधार पर उसको उत्तरदायी बना सकते हैं। अतः किसी भी प्रस्ताव की वैधानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ। इसके संबंध में कई सारे केसेस के जजमेंट हैं, बहुत सारे केसेस के जजमेंट हैं। अब एक छोटी सी बात इसके संबंध में समझी जाए कि किसी पक्षकार ने अपने किसी खोई हुई वस्तु को खोजने के लिए अपने सर्वेंट को भेजा, कुछ निश्चित समय तक उसकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है सर्वेंट की तरफ से कि हमने वस्तु प्राप्त कर ली या नहीं की, और उसी बीच में वो सार्वजनिक सूचना ज्ञापित करता है कि इस वस्तु को खोज कर देने वाले को एक निश्चित धनराशि उपहार के रूप में दी जाएगी, पारितोषिक के रूप में दी जाएगी। लेकिन उसका सर्वेंट उस वस्तु को इस जानकारी से पहले ही, पारितोषिक वाली जानकारी से पहले ही प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसे पारितोषिक की जानकारी मिली, तो यह प्रस्ताव उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ माना जाएगा और वह पारितोषिक के लिए अधिकृत नहीं होगा। वह क्लेम नहीं कर सकता, वह दावा नहीं कर सकता, या दावा करेगा तो न्यायालय उसका समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि उसे प्रस्ताव का कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं था। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा एक्सेप्ट, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उस समय उसे प्रपोजल की पूरी जानकारी थी ही नहीं, तो फिर किस आधार पर इसे वो अपने को इंटाइटल शो कर सकता है। अतः प्रस्ताव स्वीकृत होने से पूर्व संपूर्ण रूप से कम्युनिकेट होना चाहिए स्वीकर्ता को, एक्सेप्टर को। इस तरह ये और भी कई अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से व्याख्या है, और भी कई सारे रूल्स डाले गए हैं, लेकिन मौलिक रूप से ये 6 रूल ऑफ प्रपोजल है, 6 नियम है प्रस्ताव के। प्रस्ताव इन 6 नियमों के अनुरूप होना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव के प्रकार। प्रस्ताव के प्रकारों की व्याख्या 5 रूपों में है। सबसे पहला जनरल ऑफर। जब कोई पक्षकार, जब कोई प्रपोजर, या जब प्रॉमिस बन जाएगा तो उसे प्रॉमिसर भी कहते हैं, इसलिए जब कोई प्रपोजर किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष यानी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक पर्सन के लिए को इंगित करके, को नोटिफाई करके प्रस्ताव नहीं करता, वह जनसाधारण के लिए या किसी भी संस्था के द्वारा स्वीकृत होने योग्य प्रस्ताव करता है, तो ऐसे प्रस्ताव को हम लोग सामान्य प्रस्ताव कहते हैं, जनरल ऑफर कहते हैं। जनरल ऑफर यही कहलाता है। दूसरा स्पेशल ऑफर। स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के लिए प्रस्ताव किया जाए, अर्थात ऐसा प्रस्ताव जिसको कोई व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष ही स्वीकार कर सकती है, तो वो फिर स्पेशल ऑफर। इसमें कोई कंफ्यूजिंग सेंस है ही नहीं। लेकिन प्रस्ताव का तीसरा रूप क्रॉस ऑफर, प्रति प्रस्ताव। क्रॉस ऑफर को समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी ये चर्चा करें कि इसमें पक्षकार काउंटर जैसे प्रस्ताव करने वाला अपना प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उसे
स्वीकार न करके दूसरे स्वरूप में उस प्रस्ताव को प्रस्ताव के रूप में ही सामने वाले के प्रस्तावक के सामने प्रस्तुत कर देता है, तो ये क्रॉस ऑफर कहलाता है। उसके कंडीशंस में, वैल्यूज में, कंसिडरेशन में चेंज नहीं करता, उसके मोड को विपरीत करके, मोड को अलग करके, मोड को नए रूप में दूसरे के सामने स्वीकृति के बदले पुनः अपनी बातें रखता है, तो वह प्रति प्रस्ताव हो गया। यहां थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि काउंटर में या क्रॉस में अंतर है। काउंटर ऑफर वो हुआ जब प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया, लेकिन स्वीकर्ता स्वीकृति के बजाय उस प्रस्ताव के कंडीशंस में परिवर्तन करके पुनः प्रस्ताव के रूप में पहले के प्रपोजल के सामने रख दिया, तो फिर वो काउंटर हो गया, विपरीत प्रस्ताव। लेकिन यदि शर्तों में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उसके स्वरूप में मॉडिफिकेशन किया और फिर उसके सामने रखा कि इस रूप में या आप ही की शर्तें, आप ही के तथ्य इस रूप में आपको मान्य है कि नहीं, तो फिर वो कहलाता है प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर। तो इस तरह जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि जिसको स्वीकर्ता होना चाहिए वह स्वीकृति के बजाय प्रस्तावक के सम्मुख प्रस्ताव में परिवर्तन करके, नए शर्तों को शामिल करके या पुराने शर्तों में परिवर्तन करके पुनः रख देता है प्रस्ताव के रूप में ही। ऐसा काउंटर ऑफर कहलाता है, न कि एक्सेप्टेंस कहलाता है। और अभी प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, ये स्वीकृत नहीं हुआ, काउंटर ऑफर करने से एग्रीमेंट नहीं बना, वचन नहीं बना। पांचवा, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर के रूप में के संबंध में यह समझना आवश्यक है कि वो एक निश्चित अंतराल तक या निश्चित उद्देश्य की पूर्ति तक, जैसा भी समझौते में प्रस्ताव में कंडीशंस रखा गया हो, कंटिन्यूअस रहता है। एक निश्चित समय तक उसे विस्तृत किया जा सकता है। जैसे ध्यान दें कि किसी पक्षकार से एक पक्षकार ने 500 क्विंटल अनाज खरीदने, गेहूं खरीदने का प्रस्ताव किया, जिसका भुगतान 200 रुपये प्रति क्विंटल करना है, और वह 1 वर्षों के दौरान यह भुगतान अपनी सुविधा अनुसार किस्तों में, एक मुश्त, किसी भी रूप में कर सकता है। तो ये हो गया स्टैंडिंग ऑफर। यानी यहाँ एक नियत समय है जिसमें भुगतान वह अपने सहमति और अपनी स्थिति के मुताबिक करने की आजादी प्राप्त कर चुका है। तो ऐसा प्रस्ताव में इस प्रकार की शर्तें हो, तो ऐसे प्रस्ताव को हम लोग स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के प्रस्ताव वर्णित हैं। पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल ऑफर, तीसरा क्रॉस ऑफर, चौथा काउंटर ऑफर और पांचवा स्टैंडिंग ऑफर। अभी तक हम लोगों ने प्रस्ताव के संबंध में कुल मिलाकर 5 तथ्यों का भी वर्णन कर लिया है। पहला था मीनिंग ऑफ प्रपोजल, दूसरा था सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोजल, तीसरा हम लोगों ने चर्चा किया डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रपोजल, चौथा रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल और पांचवा टाइप्स ऑफ प्रपोजल। अब 2 बातें और चर्चा करने के लिए बाकी रह गया है। छठी बात है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, जिस पर हम लोगों ने अभी थोड़ा ज्यादा ही फोकस किया, तो जरूरत नहीं है उसको बहस करने की। प्रस्ताव निश्चित रूप से कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रस्ताव कम्युनिकेशन तभी हुआ माना जाएगा जब स्वीकर्ता उसे स्वयं प्रत्यक्ष रूप में, शब्दों के रूप में या आचरण के रूप में, बाय वर्ड या बाय एन एक्ट खुद ही सुने या समझे या किसी माध्यम से उस तक प्रस्ताव पहुंचाया जाए, तो ये प्रस्ताव का संवहन मान्य है। लेकिन अब चर्चा मूल करनी है 7वें टर्म की, जिसमें हम लोग रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव के खंडन की बात करते हैं। प्रस्ताव का खंडन तब तक मान्य है, सीधे सेट में हम लोग इसको इस तरह से देखें कि प्रस्ताव का खंडन तब तक मान्य है जब तक कि स्वीकृति का कम्युनिकेशन न हो जाए। स्वीकर्ता अपना स्वीकृति कम्युनिकेट न कर दे, प्रस्तावक तक स्वीकृति का संवहन न हो जाए, कम्युनिकेशन न हो जाए, तब तक उसे आजादी है कि वो अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है, खंडित कर सकता है। वह सूचना देकर जिस पक्षकार को उसने प्रस्ताव भेजा है, उस पक्षकार को उसके द्वारा स्वीकृति संपादित किए जाने से पूर्व तक
खंडन की सूचना देकर प्रस्ताव को खंडित कर सकता है, प्रस्ताव को वापस ले सकता है। प्रस्ताव खंडन की कई दशाएं हैं, हम लोग उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग चर्चा करेंगे कि एक नोटिस इशू करेगा, जब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है एक्सेप्टेंस का, तब तक वो उससे पहले वो नोटिस इशू कर दिया कि मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं, तो इस तरह प्रस्ताव का खंडन हो जाता है, प्रस्ताव वापस हो जाता है। दूसरी बात, बाय लैप्स ऑफ टाइम, यदि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया है और वो समय बीत गया तो स्वतः माना जाएगा कि प्रपोजल रिवोकेट हो गया, प्रस्ताव खंडित हो गया। तीसरी दशा ये भी हो सकती है कि यदि कोई पूर्व शर्त निर्धारित कर दिया गया हो, प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में कोई पूर्व शर्त निर्धारित कर दिया गया हो और उस शर्त, स्वीकृति से पहले उस शर्त को पूरा नहीं किया गया, स्वीकृति से पहले उस शर्त को पूरा नहीं किया गया, तो यह माना जाएगा कि प्रस्ताव का खंडन हो गया। चौथा टर्म हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस पार्टी ने प्रस्ताव रखा उसका डेथ हो गया या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया, तो प्रस्ताव का खंडन स्वाभाविक रूप से माना जाएगा। एंड लास्ट, हम लोग ये भी स्पष्ट कर लें कि प्रस्ताव उस दशा में भी खंडित माना जाएगा जब जिस वस्तु के लिए, जिस तथ्य के लिए प्रस्ताव किया गया वो नष्ट हो गया, उसका लॉस हो गया या डिस्ट्रक्शन हो गया, तो प्रस्ताव ऑटोमेटिकली खंडित माना जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रस्ताव को पूरा कर लिया, प्रस्ताव समाप्त हुआ। मैं पुनः आग्रह करूंगा आप लोगों से कि अब इस लेक्चर को सुनने के बाद यदि पहले से इसे नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार बुक को भी पढ़ें और तब अपने व्यूज को, प्रस्ताव के संबंध में जो 7 बातें मैंने बताई है उसको अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में लिखने का प्रयास करें। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेप्टेंस के रूल, इन बातों पर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।